And when Garima came, so I asked her that how is it feeling and all of that and stuff. And then I asked her कि क्या लगता है तुम्हें, you know, what does it take to qualify this examination? Tell me that. And she said कि सर luck का बहुत बड़ा factor है. And then the first thing which I told her was that साथ में classes चल रही हैं, आप मेरे साथ चलो, इन लोगों को बताओ कि luck का factor है, पर ये लोग मानने को तैयार नहीं है. They don't understand this. और ये मैंने आपको पहले दिन से भी बात बोली है. आप लोगों के लिए मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि आपको थोड़ा सा अपनी अप्रोच रीओरिएंट खुद से करने की ज़रूरत है. मैं पहले नहीं बोलता था ओपनली, पर मैं अब बहुत ओपनली बोलूँगा इस बात को कि आप अगर लक्ष्मीकांत के पल्लू से बंधे रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने कसम खा ली है. मैं मेरे को ना चिढ़ मच जाती है अब तो, मतलब लिटरली समवन गेट्स दैट बुक टू मी. आई लिटरली डिडंट यूज्ड टू से इट अर्लियर बिकॉज ये लोग मना करते थे मुझे कि सर मत बोलो, है ना. स्टूडेंट्स थिंक कि आप पता नहीं अपने बारे में क्या सोचते हो, दैट यू आर टॉकिंग अबाउट बाइबल ऑफ पॉलिटी. You may work year after year after year, attempt after attempt, and you will still falter and you will still not know what is going wrong. I know so many people, those who have been through that entire journey. Yesterday I spoke to another boy. He was preparing along with this. रोहित के साथ वो प्रिपेयर कर रहा था, दोनों साथ साथ में क्वेश्चन की तैयारी करते थे. He was telling me कि हमने सारे पिछले 10 साल के क्वेश्चन जो है आधे आधे बांट लिए, हमने दोनों ने आंसर्स लिखे, हमने दोनों ने एक दूसरे को we tried to share the answers and we tried to kind of help each other in our preparation. एक का सिलेक्शन हो गया, एक का नहीं हुआ. So did you guys have a look at the paper? देखा ही होगा तुमने. मेरे मान ही नहीं सकता इतना डिसिप्लिन होता तुम लोगों में. हाँ नहीं देखा है, बोल रहे सॉल्व नहीं किया, देखा है. Anyway, see, couple of quick things before I proceed further. As far as our approach is concerned, I don't think that our approach in our subject should change. 16 questions were asked from the polity section. Out of that, I believe that there were 3-4 questions which were extremely tough, not because the concept that was asked was tough, but because they had asked factual information in certain questions. That is what made the questions tough. Otherwise, if you have attended my classes properly, and if you go by the first principles, what I mean to say is that if you go by basic concepts, I can give it to you in guarantee that you will not go wrong with questions. Otherwise, I can also tell you, because I do keep a check on what is happening generally around. So मैंने भी देखा YouTube वगैरह पे लोग क्या solutions बता रहे हैं. And I must tell you that it is absolutely pathetic out there. जो लोग टीचर क्लेम करते हैं अपने आप को, नाम नहीं लूँगा किसी का, बट मैंने देखा 2-4 solutions देखे और absolutely nonsense stuff is being taught. The reason for that is that people don't really understand that law has to be understood from the basic principles. आप basic principles समझें, पढ़ें, तो after that everything is very easy. और अगर आप basic principles नहीं जानते हैं, you don't know the basic principles, then it's always a difficulty. And I see this as a problem not just with the students, but जो टीचर हैं वही गलत पढ़ा रहे हैं, तो स्टूडेंट क्या सीखेंगे? और उसका बहुत सारे रीजंस होंगे. आप लोगों के लिए मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि आपको थोड़ा सा अपनी अप्रोच रीओरिएंट खुद से करने की ज़रूरत है. मैं पहले नहीं बोलता था ओपनली, पर मैं अब बहुत ओपनली बोलूँगा इस बात को कि आप अगर लक्ष्मीकांत के पल्लू से बंधे रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने कसम खा ली है. मैं मेरे को ना चिढ़ मच जाती है अब तो, मतलब लिटरली समवन गेट्स दैट बुक टू मी. आई लिटरली डिडंट यूज्ड टू से इट अर्लियर बिकॉज ये लोग मना करते थे मुझे कि सर मत बोलो, है ना. स्टूडेंट्स थिंक कि आप पता नहीं अपने बारे में क्या सोचते हो, दैट यू आर टॉकिंग अबाउट बाइबल ऑफ पॉलिटी. देखिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का एक तरीका होता है ना. कॉन्स्टिट्यूशन अल्टीमेटली इज लॉ, एंड इफ यू हैव टू स्टडी लॉ, यू हैव टू स्टडी इट द वे इट हैज टू बी एब्जॉर्ब्ड. अगर आप उसको ऊपर ऊपर से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इस बार आप जब देखें पेपर, जब भी आप whenever you get time or whenever you attempt that paper, you will get to realize that you will not be able to solve the questions unless you know the basics. जब तक आपको बेसिक्स नहीं पता है, जब तक आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है. और मेरे बेसिक्स पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, आपको वो बेसिक्स अप्लाई करने भी आने चाहिए और आपको उन बेसिक्स में भरोसा होना चाहिए. यू हैव टू ट्रस्ट मी. तभी मैंने आपको पहली क्लास में बोला था दैट ट्रस्ट मी, कि मैं जो पढ़ा रहा हूं मुझे पता है, आई नो व्हाट आई एम टीचिंग. एंड सो ऑफन व्हाट टेंड्स टू हैपन इज दैट स्टूडेंट्स स्टिल डोंट ट्रस्ट. वो बोलते हैं नहीं, टॉपर ने तो ऐसा फला फला किताब बोली थी, जैसे कि नहीं टॉपर ने तो वो बोला था, ऐसे बोला था. मैं हमेशा यही बात बोलता हूं दैट information which is given by toppers is not complete, and it's not that they're trying to hide information from you, but the fact is that whatever interaction that they have with you, there are two issues. One, they can't share everything.
in whatever little interaction that they will have with you. Second, do you have the capacity to absorb what they are saying, everything that they are saying? Yesterday, for example, rank 2, she had come, wo milne aayi thi, and one of my college juniors as well, Rohit, he has got rank 225. So he had also come to meet me yesterday. And when Garima came, so I asked her that how is it feeling and all of that and stuff. And then I asked her ki kya lagta hai tumhe? You know, what does it take to qualify this examination? Tell me that. And she said ki sir, luck ka bahut bada factor hai. And then the first thing which I told her was that साथ में क्लासेस चल रही हैं, आप मेरे साथ चलो, इन लोगों को बताओ कि लक का फैक्टर है, पर ये लोग मानने को तैयार नहीं है. They don't understand this. और ये मैंने आपको पहले दिन से भी बात बोली है that this exam is risky. You took this risk. Out of 1,000, only one will get selected. So that is anyway there. I'm not telling you that then you put everything on luck. But what is important is that you should not expect results. You need to detach yourself from results. That is the point that I'm trying to drive here. If you are too driven by results, if you are too attached to results, that मैं मेहनत करूंगा या मेहनत करूंगी, होगा कैसे नहीं, that attitude in this exam can be very, very fatal. Simply because you may work year after year after year, attempt after attempt, and you will still falter and you will still not know what is going wrong. I know so many people, those who have been through that entire journey. Yesterday I spoke to another boy. He was preparing along with this. रोहित के साथ वो प्रिपेयर कर रहा था, दोनों साथ साथ में क्वेश्चन की तैयारी करते थे. ही वाज टेलिंग मी कि हमने सारे पिछले 10 साल के क्वेश्चन जो है आधे आधे बांट लिए, हमने दोनों ने आंसर्स लिखे, हमने दोनों ने एक दूसरे को वी ट्राइड टू शेयर द आंसर्स एंड वी ट्राइड टू काइंड ऑफ हेल्प ईच अदर इन आवर प्रिपरेशन. एक का सिलेक्शन हो गया, एक का नहीं हुआ. The other boy also went till the interview. He's also my college junior. The other boy also went till the interview last year, but this year उसने मेरे को मैसेज भेजा 3-4 दिन पहले. मैं इतना घबरा गया उसका मैसेज देख के. He sent me message on Monday and he sent me message like कि you know, I gave the interview this year, I didn't make it to the list, but this year in GS1 I'm scoring 120. So paper 1 में उसके general studies में prelims में 120 के आसपास आ रहे हैं according to different keys. But then he tells that it's such an ironic thing that in paper 2 CSAT I'm not able to qualify, I'm not able to cross the cutoff. Now, and this is a candidate that went till the interview last year. तो अब 1 साल पूरा उसका निकल जाएगा. कल मेरी उससे रात को बात हुई. He has a forest service interview on 9th. बट क्योंकि उसने अपने दिमाग में इतना रिजल्ट्स को ये लेके बना लिया, और क्या होता है कि ये सच्चाई है, जब आप पढ़ रहे होते हैं, आपके फ्रेंड का हो जाता है, आपका नहीं होता है, तो आपको और ज्यादा दुख होता है. इस आपके फ्रेंड का हो गया, इस बात के लिए दुख नहीं होता है. ऑफ कोर्स यू फील हैप्पी. नहीं, जेन्युइनली है ना. अगर आपका कोई दोस्त है, जेन्युइनली दोस्त है आपका, और आप किसी के वेलविशर हैं, तो आप चाहेंगे कि उसका हो सिलेक्शन, पर मेरा भी हो. उसका सिलेक्शन हो पर मेरा भी हो. दैट इज वॉट यू वॉन्ट. आप ये नहीं चाहोगे कि मेरा हो जाए उसका ना हो, या उसका भी ना हो मेरा भी ना हो. बट यू वुड वांट कि उसका हो तो मेरा भी हो. दैट इज पिंचिंग हिम मोर. आई कैन सी दैट. बिकॉज साथ में पढ़े, सारी तैयारी सब कुछ करी, पर मेरा नहीं हुआ, उसका हो गया. ही सो overwhelmed by all of this that he sent me a message कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, I am so lost and this and that and everything. And I told him कि यार तेरा 9th को अभी तो इंटरव्यू है. You have an opportunity of a lifetime waiting for you. You focus on that interview. If you do well, maybe you get selected in the forest services. I would rank forest services better than most of the services which are there in the UPSC civil service exam. Possibly after IAS and IFS, if you ask my personal opinion, forest service is much better. IPS से बहुत better है forest service, because IPS is a very tough job. IRS, I don't really think that, it's according to me, it's not something which enamors me a lot in terms of challenge. Forest service is great. It's an all India service. You get to be in one particular state. You get jurisdiction of one particular place, and it's not a desk job. It's a job where you can actually make an impact on ground. It's a job where you can actually do a lot of things. But I was surprised that this boy is focused on so much on what has happened and on what the result turned out to be, or not according to his expectations, that he's not able to see that there is something bigger waiting for him right in front of him. What I'm trying to say is that try to detach yourself a bit from results in this exam. From the beginning. And that should be your approach in anything in life. Approach in literally anything in life. If let's say for example, आपको याद हो, अगर मैंने पहली क्लास में मैं आपसे मिला था, तो मैंने आपको ये बोला था कि अगर आप में से 10-20% लोगों को भी मैं इस सब्जेक्ट में जेन्युइनली इंटरेस्टेड कर दूं, और आप लोग इस सब्जेक्ट को एंजॉय करने लगे, आई थिंक आई वुड हैव अचीव्ड माय ऑब्जेक्टिव. मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सिलेक्शन होना हो, क्योंकि मैं कैसे आपका सिलेक्शन डिटरमिन कर सकता हूं. अल्टीमेटली वो तो आपके हाथ में ही है. यू हैव टू डिसाइड वेदर दैट विल हैपन और नॉट, एंड आप मेहनत कितनी करेंगे, नहीं करेंगे. आई कांट डिसाइड ऑल ऑफ दैट. आई कैन ओनली टीच यू कॉन्सेप्ट्स. एंड आई हैव ऑलवेज फाउंड दैट द मोर डिटैच्ड you are from results, the more free you are.
the more you are at peace with yourself. Hamesha. So always focus on what you can do. That is also important because I'll tell you why this boy was not able to do well in paper 2. He went with a predetermined mindset. Do remember there is a difference between knowledge and intelligence. Knowledge is knowing and having experiences and a whole lot of things. But intelligence is perceiving something and acting according to what you perceive. He went into the examination with a particular mindset that whatever number of questions are going to come, I'm an engineer and quant to hamesha easy aata hi hai. I will do all the quant questions and the logical reasoning questions and I will let go of the comprehension questions. UPSC played a trick this year. The quant questions were so tough. And I can tell you by my own experience because I'm a 99 percentiler at CAT. I have a pass score of 740 at GMAT. I have prepared for these exams which require you to prepare for quantitative aptitude. The questions that were asked at CSAT this year in quant were very tough. And my guess is that those questions were actually not targeted towards the humanities students. Because सच्चाई है कि humanities वालों के तो वो बहुत दूर के हैं वो questions. है ना, मतलब और मैं कोई एबिलिटी नहीं मैं किसी की क्वेश्चन कर रहा हूं, बट अगर आप नॉन इंजीनियरिंग या नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं तो वो क्वेश्चंस आपकी पहुंच से बहुत दूर हैं, बिकॉज आपकी ट्रेनिंग बहुत अलग तरीके से हुई है. एक इंजीनियर की ट्रेनिंग बहुत अलग तरीके से होती है व्हेन यू गो थ्रू दैट रिगर ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द इंजीनियरिंग एंट्रेंस एंड 4 years लेटर. सो वो क्वेश्चन एक्चुअली टारगेटेड थे इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स की तरफ कि तुम्हें लगता था ना सीसैट बहुत आसान है, तुम बहुत लाइटली लेते थे, अब करके दिखाओ. दैट इज व्हाट दे डिड इन सीसैट दिस ईयर. And a lot of candidates I know, those who have done well in paper 1, those who are getting 100 plus, 90 plus, are not able to qualify CSAT this year. Why? Because they went in with a predetermined mindset. They did not use their intelligence at that time. UPSC expects you that when you enter into the exam, every question you look at it with a fresh approach. And you should not be in any way flustered. You should not be in any way affected as a result of what the difficulty of the paper is or not, how challenging the paper is or not. You should do what you can do because that is what is expected of you in the service as well. When you will be in service, you will be faced with such circumstances where you will have to use your intelligence and not necessarily knowledge. Your knowledge will be of no rescue there. You will have to look at the situation and then react. And if you have to think clearly, you have to let go of your biases and prejudices. This year in paper, there are multiple questions which are checking the prejudices and the biases of not only the students, but the teachers of the students, those who have taught these students. And I'm telling it to you, if you don't go by basic principles, if you don't read the question very carefully, there are 101% chances of you going wrong, even in a conceptual question. So, 2 important things that I would like to give you as a lesson from this year's prelims exam. And there is a lesson for me as well, because there was one question which I looked at and I said that this is one particular answer. After that, I thought about it. I discussed with a few friends, a few lawyer friends, and then I came out with some another answer. And I'll discuss that question with you right now. And also the other and the most important thing. So the first important thing is that don't have a preconceived mindset. You have to react to the exam. You have to react to the situation. That is what I keep telling. I keep telling all the candidates. Don't go into the examination कि मेरे को इतने क्वेश्चन करने हैं या ये करना है. आप अपने आप को तैयार करके जाइएगा. वहां पे क्या सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग देखिएगा. विराट कोहली नेट्स के अंदर केवल बॉल को मारने की प्रैक्टिस करता है. वो ये नहीं प्रैक्टिस करता है कि सामने से अगर मेरे को एक बॉल पे 6 रन चाहिए होंगे और सामने से मेरे को अगर शोएब अख्तर बॉलिंग कराएगा तो मैं कैसे शॉट मारूंगा और सामने से मुझे अगर ब्रेट ली बॉलिंग कराएगा तो मैं कैसे शॉट मारूंगा और अगर मेरे को कोई और बॉलर बॉलिंग कराएगा. ही इज नॉट थिंकिंग दैट. ही इज ओनली फोकसिंग ऑन व्हाट ही कैन डू. व्हेन द कंडीशन विल अराइव, ही विल एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस. स्पोर्ट्स पर्सन से ये बहुत सीखने वाली बात है. दे डोंट लिव टू मच इन द पास्ट, टू मच इन द फ्यूचर. दे लिव इन द प्रेजेंट. And that is what you will hear most of the legendary sports persons saying always, that take it minute by minute. Take it, if you are playing cricket, take it ball by ball. If you are playing tennis, take it shot by shot. You cannot be thinking too much ahead of yourselves or too much in the past. The problem is that candidates tend to go with a specific mindset. And that those are the candidates, those who ended up literally messing up their examination completely this time. And the second and a very important thing is that you have to understand that this exam is uncertain. See, this boy, for example, अब हो गया ये सिचुएशन. अब मैंने उसको कल कॉल करके ये बोला कि यही है एग्जाम. दिस इज व्हाट द एग्जाम इज. 1 साल आप इंटरव्यू तक जाओगे, 1 साल आप लिस्ट में जाओगे और अगले साल प्रीलिम्स नहीं होगा. मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग ऐसे. 1 साल
150 रैंक आई, अगले साल प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, तो आईपीएस के आईपीएस में ही रह गए। इट हैपेंस, दिस इज व्हाट दिस एग्जाम इज। एक साल आप पेपर देकर आओगे, ये आपने मेंस की तो अनसर्टेनिटी देखी ही नहीं है आधे लोगों ने ना, तो इसलिए लोग को पता नहीं है। मेंस की अनसर्टेनिटी तो एक अलग लेवल पर है। मेरे को एक कैंडिडेट, अनदर स्टूडेंट, ही गॉट 700 समथिंग रैंक, ही वाज फ्रॉम अ कैटेगरी, एंड ही टोल्ड मी आफ्टर द एग्जाम कि सर मेरा ऑप्शनल का पेपर जो है बड़ा खराब हुआ है, मैं ऑप्शनल चेंज कर लूंगा अपना। मैंने उसे बोला था कि आर यू श्योर? मैंने उसको कम से कम नहीं तो 5-6 बार पूछा ये बात। उसने फॉर्म भर दिया दूसरे ऑप्शनल के साथ। अब उसके जब मार्क्स आए हैं फाइनली, ऑप्शनल में उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, एक्चुअली जीएस इज द प्रॉब्लम। और मैंने उसे बोला था कि जो तुम्हें लग रहा है कि जैसा तुम्हारा पेपर हुआ है वैसे मार्क्स नहीं आएंगे, जरूरी नहीं है। इट डजंट वर्क आउट लाइक दैट ऑल द टाइम। आप कुछ सोचेंगे कि मैं खराब, रोहित फॉर एग्जाम्पल, ही इज गॉट 142 इन एसए दिस ईयर, एंड ही टोल्ड मी कि सर जब मैं पेपर लिख कर आया एसए का तो मैंने बोला कि मैंने तो मेसअप कर दिया है, बहुत खराब होने वाला है, मेरे तो 80-90 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ही एंडेड अप गेटिंग 142 इन एसए, एंड ही सेज कि मेरे को पता ही नहीं, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन हाउ आई गॉट दीज मार्क्स। इट हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम्स बिकॉज आप अपने एक परसेप्शन में जी रहे हैं, एंड यूपीएससी हैज इट्स ओन वेज ऑफ इवैल्यूएटिंग यू, एंड इफ देयर इज अ मिसमैच you would never be able to get to know that what you are putting in, whether that is exactly leading to the output. और दूसरी प्रॉब्लम इस एग्जाम की क्या है कि फिर उसके बाद टॉपर जो हैं वो अपने रिजल्ट को जस्टिफाई करते हैं थ्रू व्हाट दे डिड, बट इट डजंट ऑलवेज वर्क लाइक दैट। रिवर्स इंजीनियरिंग हमेशा काम नहीं करती है, ये मैं आपको बता रहा हूं। रिवर्स इंजीनियरिंग हमेशा काम नहीं करती है। मैंने उससे पूछा गरिमा से कि आपकी सेकंड रैंक आई है, डिड यू एक्सपेक्ट इट? वो बोलती मेरे को तो ये नहीं यकीन था कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये अनसर्टेनिटी है इस एग्जाम की। तो क्या आपको रिजल्ट से इतना अफेक्टेड होना चाहिए? शुड यू बी सो अफेक्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ द एग्जाम? माय सजेशन विल बी दैट यू शुड बी मोर फोकस्ड ऑन व्हाट यू कैन डू। यू शुड practice as much as possible. You should revise the concepts as much as possible. Try to apply those concepts in different questions, in different circumstances. Try to challenge yourself a bit more. A lot of students come and ask me, इतना समझाने के बाद भी एक किसी बैच में अभी स्टूडेंट मेरे पास आके उसने मेरे को बोला, और मेरे को पता है आप में से बहुत सारे लोगों का इशू है, उसने मुझे आके बोला कि सर मेमोराइजेशन में और आंसर राइटिंग में समझ में नहीं आ रहा है किसको प्रायोरिटी दी जाए। एंड यू नो व्हाट, आई वेंट एंड टोल्ड this back at home, and the answer which I got was कि how can your students be asking such questions? This is the very basic. Ask him, can he remember everything? और ये लेमैन बता रहा है जिसका कोई तैयारी से लेना देना नहीं है। पर आप लोग नहीं समझ पाते क्योंकि आप लोगों की जो ओवरऑल एजुकेशन हुई है पिछले पता नहीं कितने भी सालों में, दैट इटसेल्फ हैज बीन फ्लॉड। आई एम सॉरी टू से दैट। और वो आप ही की नहीं, हमारी भी फ्लॉड एजुकेशन थी। हमें सब्जेक्ट को पढ़ना सिखाया ही नहीं गया, हमें रटना सिखाया गया, हमें मेमोराइज करना सिखाया गया। वी वर नेवर टोल्ड दैट आप समझ के भी सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। और मैं तभी कहता हूं जो मैं पढ़ा रहा हूं या जो भी आप किताब में पढ़ रहे हैं, कैन यू रेप्लिकेट दैट इन योर ओन वर्ड्स? दैट इज व्हेन यू आर एक्चुअली प्रिपेयर्ड इन द एग्जाम। बट till the time you don't do that, you should not expect results, and more importantly you should not expect results anyway. Detach yourself from the results of this exam, because this exam is very harsh. It is a very very difficult exam because of a number of factors, because of its uncertainty, because of competition which is there, because of so many things which are beyond your control. Don't try to control them. Just tell yourself that मैं जो हमेशा बोलता हूं, just tell yourself that every day am I learning or not? Am I becoming a better version of myself every day or not? When I go to sleep at night, have I learned something? Have I actually done justice to my day? That is what you should focus on rather than focusing on what the result will be. Because unfortunately, और मतलब मैं कभी आप अलग से आएंगे तो मैं बता भी दूंगा आपको, बहुत सारे लोग एक्सपोज हो गए हैं इस एग्जाम में। केवल स्टूडेंट्स नहीं, टीचर्स भी एक्सपोज हो गए हैं। यूपीएससी हैज शोन पीपल देयर प्लेस। आई एम टेलिंग यू, किसी रीजन से वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। So you need to respect that, and unfortunately most of the people think ये तो बहुत आसान है। आसान नहीं है, और यूपीएससी ने वो प्रूफ कर दिया है। फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, हमेशा सुखी रहेंगे। एंड इस साल का भी पेपर मुश्किल था, बट मैं बार बार यही बोलूंगा दैट आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस विद द बेसिक्स यू कैन सॉल्व अराउंड 40 to 50 क्वेश्चंस। आप 40 से 50 क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, राइट? I'll just show you one. I'll discuss one particular question with you, and then we'll move on to discuss what we have to discuss for today's class. Because I just want to, you know, and I like saw this yesterday. किसी ने मेरे को एक लिंक भेजा of some teacher discussing this question, and मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैंने बोला कि यार ये लोग जो हैं, मतलब you know, they, and apparently that guy is lawyer also, and then they are going and teaching wrong things. I really could not believe myself. मतलब मेरे को समझ में नहीं आया कि ये चल क्या रहा है।
किस तरीके से, किस लेवल पे आप लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, आई डोंट वांट टू इवन पुट दैट देयर. आई एम genuinely concerned, not just about you, but people outside as well, those who are being misled as a result of this entire thing which has been made around this exam. So I'll just tell you what that question was. This is in no way, I mean, that I'm trying to say that I know everything or whatever and all of that. And the fact is that no one can claim to be a master in any subject in any case, right? And same is the case with me as well. But anyway, wait. Right. So the question which had been asked by UPSC was, and I expect that you people at least will answer this question properly. The question which had been asked by UPSC was, which of the following, मैं थोड़ा सा इसको कट शॉर्ट कर रहा हूं क्वेश्चन को, which of the following constitutional amendment acts was widely believed, constitutional amendment act होगा मतलब not acts, was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretations of the fundamental rights. The options are how many of you think the answer to this question is D? How many of you think the answer to this is C? How many think the answer is B? क्या फायदा हुआ तुम्हें पढ़ाने का? आंसर इज ए. किस बेसिस पे कह रहे हैं आप 40 सेकंड? पहले बताइए मुझे, मैं जानना चाहता हूं. लेट्स डिस्कस. किस बेसिस पे 40 सेकंड कह रहे हैं? लॉजिक बताइए. चूज किया होगा तो लॉजिक होगा ना कोई. बताओ जो बीच में जिन्होंने हाथ खड़ा किया था. 40 सेकंड क्यों है आंसर? डोंट बी स्कैर्ड, बताओ जो भी है, मतलब क्या फर्क पड़ता है. गलत तो आंसर दिया ही है तुमने. बताओ 40 सेकंड का लॉजिक बताओ. ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएं. अगर मेरे स्टूडेंट हो के भी तुम 40 सेकंड ही आंसर दे रहे हो ना भाई, तो गलती तुम में ही है, मैं सच बता रहा हूं. 40 सेकंड का कोई लॉजिक तो दो यार. ऐसे नहीं चलेगा ना. देन आई वोंट गिव द लॉजिक फॉर फर्स्ट इफ यू डोंट गिव मी द लॉजिक फॉर 40 सेकंड. So judicial interpretation with respect to of fundamental rights. So Article 13 was amended by 42nd. बताओ, was Article 13 amended by 42nd? What was amended by 42nd? 368, 368 4 and 5. So then preamble was amended or many things were amended. अगर 42nd से 368 अमेंड हुआ है, जैसे आपका लॉजिक है, अगर आपका लॉजिक से मैं जाऊं तो सर उससे तो पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर्स अमेंड हुई थी. पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर्स नहीं इफेक्ट हुई थी 368 में. फंडामेंटल राइट्स का क्या था उसमें? 42nd वाले आंसर दें, बताइए. 42nd जो जिन्होंने दिया है ऑनलाइन स्टूडेंट, आई वांट टू नो, लेट्स डिस्कस दिस. क्योंकि आप 42nd दे रहे हैं तो मतलब कुछ गड़बड़ है ना, कुछ गलत है, आपकी लर्निंग में कुछ फ्लॉ है. हाँ वो सब ठीक है. मेरे को आप ये आंसर तो यार 42nd किसने हाथ खड़ा किया था भाई? अब तुम क्यों घबरा रहे हो? बताओ तो, कुछ तो बोलो यार. कि ऐसी तुक्का मार दिया था क्या? कोई तो लॉजिक होगा ना. ये बीच में देयर वर सम स्टूडेंट्स, आई सॉ योर हैंड्स 42nd पे जिन्होंने हाथ खड़े किए थे. बताओ तो कौन थे, क्या किस रीजन से किया था? जनरली डिस्कस तो करो. देखो अगर बोलोगे नहीं तो सीखोगे नहीं. बोलोगे नहीं तो सीखोगे नहीं. बताओ तो मुझे क्या लॉजिक था 42nd चूज करने का. ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएं जिन्होंने 42nd चूज किया. किसने? ओ मेरे भाई, दैट वाज एडेड बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? तुम्हारे सामने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हो, 24 से ऐड हुआ है वो. तुम्हारे सामने लिखा है यार. तुम
देख के भी गलत पढ़ रहे हो। तुम बोल रहे हो 40 सेकंड से 13:4 ऐड हुआ, मैंने ये थोड़ी ना पढ़ाया था। हाँ जी बताइए 40 सेकंड वाले, मैं नहीं आगे बढ़ूंगा क्लास में। आई वांट टू नो, बिकॉज आपने गलत आंसर दिया है। आई वांट टू नो व्हाट इज द लॉजिक, एंड इफ यू डोंट हैव अ लॉजिक देन आई वांट टू नो दैट डू यू डू थिंग्स लाइक दैट ओनली इन लाइफ, दैट यू जस्ट से एनीथिंग। आई एम श्योर दैट्स नॉट द केस। 40 सेकंड दिया तो किसी रीजन से दिया होगा ना, बताइए प्लीज, बिकॉज आई डोंट एक्सपेक्ट माई स्टूडेंट्स टू गिव दैट फुलिश आंसर ऑफ 40 सेकंड। बताइए, आई विल नॉट प्रोसीड फर्दर जब तक 40 सेकंड जिन्होंने आंसर दिया था वो मेरे को एक लॉजिक तो दें। Who are the students, those who raised their hands on 40 seconds? Can you just be a bit honest? Can you just raise your hands? I want to see who these are. Just raise your hands. What is, I mean, are you so scared of telling that yes, we made a mistake? That's what your integrity is. That's the integrity of my students, that you can't raise your hands. Can you please put up your hands? Who were the ones, those who answered 40 seconds? These were not the only hands. Yaar, be honest, man. What will it cost you if you put your hands up? Okay. Now should I like choose people and ask why 40 सेकंड? ज्यादा लोग थे, पर देखो ये बड़ी मतलब मक्कारी की बात है। आप मेरे से ऑनेस्ट नहीं हो सकते ना। इफ यू कांट बी ऑनेस्ट इन दिस क्लासरूम यू कैन नेवर बी ऑनेस्ट इन लाइफ। हाँ तो हाँ, ये मेरे को जानना है रीजन। यही जो है ना, मेरे को किसी ने भेजी वीडियो, मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है 40 सेकंड, तो सब चीज पे ब्रह्मास्त्र है, हर चीज के लिए 40 सेकंड लगा दें। कैसे बताओ? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है मान लिया, सब बहुत सारी चीजें अमेंड हुई, बट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीएए वाज वाइडली बिलीव्ड टू बी इनैक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। रमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास पढ़ा हमने। चंपकम दोराई, हाँ बोलो। तो उस किस क्या है वो लॉजिक? आप देखिए सर, अब ये आई गुड दैट यू पॉइंटेड इट आउट। ही सेइंग कि सर केशवानंदा भारती में बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आया, उसको ओवरकम करने के लिए 40 सेकंड में चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए, है ना? आप ये कह रहे हैं उस लॉजिक से जा सकते हैं। मुझे एक बात बताइए आप, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पार्लियामेंट ने केशवानंदा भारती की जजमेंट को कैसे ओवरटर्न किया? हाउ डिड दे ओवरटर्न इट? एग्जैक्टली। सो द पार्लियामेंट गेव इटसेल्फ अनलिमिटेड पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की तो बात नहीं आई। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स की बात आई? नहीं आई, नहीं आई सर। रमेश थापड़ केस पढ़ा था हमने, चंपकम दोराई राजन पढ़ा था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आफ्टर कामेश्वर सिंह केस, बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट पढ़ा था। ये तीनों क्या थे? These were judicial interpretations which had created a roadblock with respect to the fundamental rights, where fundamental rights had been interpreted in such a manner by the court in all of these three cases where it was restricting the actions of the state. And as a result of that, the first constitutional amendment act had to be brought in. अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों को मेरे पे यकीन ना हो अभी भी, है ना? तो मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाता हूं जिससे कि आपको पूरा फुल यकीन हो जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। किसी भी लॉ को इंट्रोड्यूस करते हुए पार्लियामेंट के अंदर, किसी भी लॉ को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करते हुए, यूजुअली इट इज अकम्पनीड अलोंग विद स्टेटमेंट ऑफ रीजंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, which is a statement by the minister or the member who tells what is the reason and the object of this particular law. ठीक है? When the first constitutional amendment bill was introduced in the Parliament of India, Pandit Nehru, the Prime Minister of the country, gave the statement of reasons in the Parliament. I'll just show that statement of reasons to you to put to rest any of your doubts, if at all you think that ये गलत बोल रहा है ना? So let's see. फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यस, ये है इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस। ठीक है? ड्यूरिंग द लास्ट 15 months, ये पंडित नेहरू की स्पीच है, ड्यूरिंग द लास्ट 15 months of the working of the constitution, certain difficulties have been brought to light by judicial decisions and pronouncement, especially in regard to chapter on fundamental rights. हो गया क्लियर? आगे पढ़ लेते हैं। The citizen's right to freedom